चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग अलावेंस पढ़े थे। अलावेंस में दोनों अलावेंस पढ़े थे, हाउस रेंट अलावेंस और अदर अलावेंस। अलावेंस में हाउस रेंट अलावेंस का फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अदर अलावेंस में कैटेगरी वाइज जो पढ़े थे हम लोग कि कैटेगरी ए में आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, कैटेगरी बी में कुछ आपका जितना खर्चा करते हो उतना माइनस करने मिल जाता है, उतना एग्जेम्प्टेड रहता है, और कैटेगरी सी में जो हम लोग कुछ स्पेशल एग्जेम्पशन के बारे में पढ़े थे कि अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस होगा तो 100 रुपया करके पर मंथ पर चाइल्ड आपको एग्जेम्पशन मिलता है। अगर हॉस्टल अलावेंस होता है तो 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड आपको एग्जेम्पशन मिलता है। उस तरह से जो जो पढ़े थे वो सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास हाउस रेंट अलावेंस का और अदर अलावेंस का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब परक्यूजिट्स क्या होता है, तो बोला परक्यूजिट्स मीन्स एनी कैजुअल इमोलुमेंट्स और बेनिफिट्स अटैच्ड टू एन ऑफिस इन एडिशन टू सैलरी और वेजेज विच इज अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय। मतलब क्या हुआ कि परक्यूजिट कुछ और नहीं है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है जो सैलरी और वेजेस के अलावा यानी उसके एडिशन में आपको दिया जाता है। यानी सैलरी वेजेस तो तुमको पेमेंट किया ही जाएगा और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट तुमको प्रोवाइड किया जाता है वो आपका परक्यूजिट्स होता है। वो क्या होता है? परक्यूजिट्स होता है। वैसा बहुत सारा बेनिफिट हमारे पास दिया जाता है जो हमारे पास अलग अलग नाम से जाना जाता है, परक्यूजिट्स भी उसी में से कोई एक पार्ट है। आया समझ में? बोला इन अदर वर्ड्स परक्यूजिट्स आर द बेनिफिट्स इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी। नॉर्मल सैलरी के बेनिफिट की एडिशन में जो हमारे पास बेनिफिट दिया जाता है उसको बोलते हैं परक्यूजिट्स, ठीक है। परक्यूजिट्स में हमारे पास क्या क्या पढ़ना है, तो परक्यूजिट्स में हमारे पास पढ़ना है रेंट फ्री एकोमोडेशन, मोटर कार फैसिलिटी और अदर परक्यूजिट्स पढ़ना है। अदर परक्यूजिट्स आपको खाली एक पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन अदर बोल गया मतलब जितना भी बचा कुचा छोटा छोटा पार्ट रहेगा सब अदर परक्यूजिट्स में पढ़ना है हम लोग को। और मेन यहाँ पे 2 पॉइंट कैलकुलेशन वाला पढ़ना है जिसमें आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन है और मोटर कार फैसिलिटी है। बोलो बात क्लियर है चीज? हाँ या ना? तो परक्यूजिट्स में हमारे पास ये सब बात पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है घर। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? घर। यानी रेंट फ्री घर आपको दिया जा रहा है। रेंट फ्री घर दिया जा रहा है मतलब आपको रेंट पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। रेंट कौन पेमेंट करेगा? एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा, मालिक पेमेंट करेगा। आपको घर पेमेंट दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका रेंट पेमेंट करेगा एम्प्लॉयर। समझ में आया? और खाली एम्प्लॉय को रहना है उसमें, उसको उसके कोई मतलब नहीं है। जैसे बताओ बहुत सारा कंपनी ऐसा होता है जो आपको घर प्रोवाइड करता है, बोलो हाँ या ना, तुमको क्वार्टर प्रोवाइड करता है ना, तो उसी तरह से आपको घर प्रोवाइड करेगा। आपको उसके साथ फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है। मतलब ये कि आपको खाली 4 दीवार लगा के दे देगा, मतलब घर तुमको दे देगा, बाकी फर्नीचर तुम खुद से लगाओ, उसको बोलते हैं अनफर्निश्ड। यानी फर्निश्ड नहीं है, उसमें बेड तुमको लगाना पड़ेगा, अलमारी तुमको लगाना पड़ेगा, एसी पंखा तुमको लगाना पड़ेगा, तो वो सारा काम तुमको खुद से करना पड़ेगा। तो जब ऐसा घर तुम्हारे पास दिया जाता है जहां पे खाली तुमको घर दिया जाता है, फर्नीचर नहीं, उसको बोलते हैं अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। और जब आपके पास घर ऐसा घर प्रोवाइड कर रहा है जहां पे फर्नीचर ये सब भी प्रोवाइड तुमको किया जा रहा है, तो वो हमारा होता है फर्निश्ड एकोमोडेशन। आया समझ में? तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, यहां पे रेंट फ्री एकोमोडेशन का ये टेबल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है हमारा, क्योंकि इसी के बेसिस पे सारा काम हम लोग को यहां पे करना है। क्लियर है चीज? ध्यान से समझना। बोला है अगर एकोमोडेशन यानी घर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। बताओ, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, एम्प्लॉयर मतलब मालिक। अगर मालिक हमको घर दे रहा है ओन करके यानी खरीद के दे रहा है या तो अपना दे रहा है, तो क्या करेंगे? और अगर एकोमोडेशन को हमको दिया जा रहा है टेकन ऑन रेंट, रेंट पे लेके दिया जा रहा है। अरे बताओ, मान लेते हम मालिक है, मेरे पास अगर कोई एम्प्लॉय काम करने आता है और हम उसको अगर घर प्रोवाइड करेंगे तो 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? तुम कहां पे रहते हो? वो बोलेगा हम मौलाली में रहते हैं। तो बोलेंगे ठीक है, तुमको मौलाली में एक घर दिया जाएगा, मेरे पास वहां पे कोई घर तो नहीं है, हम या तो घर को खरीद के तुमको देंगे, यानी कोई रूम वहां से हम खरीदेंगे और तुमको प्रोवाइड करेंगे। आया समझ में? या नहीं तो क्या करेंगे, हम रूम को रेंट पे ले लेंगे और तुमको दे देंगे। तो 2 तरीके से तुमको प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर यानी उसको टेक मतलब खरीद के दे सकते हैं और परचेज करके दे सकते हैं, या तो उसको रेंट पे लेके दे सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना?
तो दोनों के केस में अलग अलग होगा। और अगर आपको हम घर नहीं देके बोलते हैं आपको एकोमोडेशन होटल में मिलता है, कहां पे मिलता है? होटल। सुनो, बोला गया कि आपको हम रूम तो नहीं दे सकते, आप कोई भी होटल में ठहर जाओ, होटल में तुम रह जाओ, होटल में रहना सीख जाओ तुम, उसके बाद जितना भी तुम्हारे पास रेंट होगा वहां पे होटल का, जितना भी होटल का चार्जेज होगा वो सारा हम पेमेंट करेंगे। कौन बोला? एम्प्लॉयर बोला। तब क्या टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा, तो ये हम लोग को सीखना है यहां पे। तो ध्यान से सुनना, जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहेगा तो आपका बोलता है ये पॉपुलेशन के हिसाब से काम होगा। किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से। बोलता है जहां पे तुमको घर दिया गया है, अगर वहां का पॉपुलेशन 15 लाख से नीचे रहेगा तो 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। ध्यान से समझना, ये सब मजाक वाला बात नहीं है कि आपका यहाँ पे खाली हम भाषण देंगे और तुम सुनोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही तुम्हारा बात करेगा कि कितना परसेंट टैक्सेबल हमारा होगा। 5% होगा, 7.5% होगा, 10% होगा, 10% होगा, 24% होगा, और यहाँ पे लोअर होगा, हायर होगा, क्या क्या बात किया गया है, ये सब तुम तभी कर पाओगे जब ये सारा टॉपिक तुमको पता रहेगा। तो बोल रहा है जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहेगा, जब खरीद के दिया जाएगा, तो वहां पे पॉपुलेशन के ऊपर बेस करता है। और जब आपका वहां पे पॉपुलेशन, उस जगह का पॉपुलेशन, मतलब उस कंट्री का, उस कंट्री बोल रहे हैं, उस स्टेट का, उस स्टेट के अंदर सिटी का, जो सिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग, किसके बारे में? सिटी के बारे में बात करते हैं। तो सिटी का, उस जगह का अगर पॉपुलेशन आपका 15 लाख से नीचे है, 15 लाख से कम है, तो बोलता है 5% ऑफ सैलरी आपका वहां पे टैक्सेबल होगा। अगर बोलता है 15 लाख से 40 लाख तक होगा तो 7.5% होगा टैक्सेबल। अगर 40 लाख के ऊपर होगा तो 10% ऑफ सैलरी आपका टैक्सेबल होगा। ये वाला चेंजेस आया था, ये चेंजेस आया था। यानी इसके पहले जस्ट प्रीवियस ईयर में हम लोग जब पढ़े थे तो वहां पे था बिलो 10 लाख। कितना था? बिलो 10 लाख। और 10 लाख के नीचे रहेगा तो 7.5% ऑफ सैलरी आपका टैक्सेबल हुआ करता था। जब आपका 10 लाख से 25 लाख के बीच में हुआ करता था तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हुआ करता था। और जब 25 लाख के ऊपर हुआ करता था तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हुआ करता था। यह पिछला असेसमेंट ईयर का बात है, लेकिन इस असेसमेंट ईयर में आपका अमेंडमेंट आया है और यह सारा चेंजेस आया है। अब आपको यह वाला चीज पढ़ना है। बोलो, बात समझ में आया? तो ये वाला पढ़ना है। तो क्या बोला गया है? अगर वहां का पॉपुलेशन 15 लाख से कम है तो 5% ऑफ सैलरी, अगर 15 लाख से 40 लाख के बीच है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और अगर 40 लाख के ऊपर है तो 10% ऑफ सैलरी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो, क्लियर है चीज? और ध्यान रखना, मेट्रो सिटी में अगर आपका घर रहेगा तो हमेशा वहां का जो पॉपुलेशन होता है वो 40 लाख से ज्यादा होता है, 40 लाख से ज्यादा होता है। क्लियर चीज? चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कोलकाता में हो, चाहे वो चेन्नई में हो। आया समझ में? जहां भी हो ये जगह में, मेट्रो सिटी में आपके पास 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहेगा तो। बोलो, क्लियर है चीज? लेकिन अगर वो रेंट पे लेके दिया हुआ है तो बोलता है 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल RFA। RFA मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? तो जितना का रेंट पेड कर रहा है एम्प्लॉयर वो वाला अमाउंट, और 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट किया जाएगा वो वाला अमाउंट, दोनों में जो आपका लोअर होगा, दोनों में जो आपका लोअर होगा। आया बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं, अगर सैलरी है मान लेते हैं 2 लाख रुपए का, सैलरी कितने का है? 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 20,000। और वो रेंट जो पेमेंट कर रहा है हर महीना वो 2-2 हजार रुपया करके रेंट पेमेंट कर रहा है। तो बताओ, अगर 2-2 हजार रुपया करके रेंट पेमेंट करेंगे तो पूरा 12 महीना में रेंट कितना होगा? 24,000 रुपया होगा, 24,000 होगा। तो बताओ 20,000 और 24,000 दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा, लोअर अमाउंट कौन सा है? 20,000, वही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। बोलो, बात समझ में आया? और यही बात हमारे पास आता है अगर होटल वाला, अगर होटल में आपको दिया जाता है तो खाली यहां पे चेंज हो जाता है 24% ऑफ सैलरी। यहां पे था आपका 10% ऑफ सैलरी, यहां पे है 24% ऑफ सैलरी। और यहां पे होटल चार्ज जितना भी होता है पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जितना भी होटल का चार्जेस पेमेंट करता है वो, और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल RFA। बोलो, समझ में आया? अगर होटल में प्रोवाइड करता है तो होटल चार्ज जितना पेमेंट करता है एम्प्लॉयर, और 24% ऑफ सैलरी, दोनों में जो कम होगा। अगर आपको रेंट पे लेके देता है घर तो रेंट जितना पेमेंट कर रहा है वो वाला अमाउंट, और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। बोलो, क्लियर चीज? हाँ या ना? तो ये सब चीज तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा। और ये इसका अगर अलग से क्वेश्चन देगा तो ये 5 मार्क्स का देगा। कितना देगा? 5 मार्क्स का।
यानी हाउस रेंट अलावेंस का भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है, और उधर तो हम लोग जो 3 ठो पढ़े थे हम लोग किसमें, रिटायरमेंट बेनिफिट वाले में, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी और पेंशन, उससे भी आपका 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। यानी 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन 5-5 मार्क्स वाला आता है उसमें तुम्हारे पास 5-6 टॉपिक होता है, और वो 5-6 टॉपिक में कोई भी 3 क्वेश्चन दे सकता है तुम्हारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आया समझ में? लेकिन अगर तुम ये सबसे दूर हटके अगर तुम 15 मार्क्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो 15 मार्क्स के लिए हम तो इतना बताएंगे कि 15 मार्क्स वाले में ग्रेच्युटी, लीव सैलरी और पेंशन वो पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि 15 मार्क्स वाले में आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, वो पॉइंट नहीं आता है उसमें। आया समझ में? क्योंकि वो 15 मार्क्स के लिए हमारे पास 5-5 मार्क्स का तो वही बन जाता है, तो अगर वो वहां पे आ जाएगा तो वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो तो 20-25 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। समझे? लेकिन ये रिटायरमेंट, ये एक ना एक पॉइंट तुमको मिलेगा, या तो अलावेंस का हाउस रेंट अलावेंस मिलेगा क्वेश्चन में, बड़ा वाला क्वेश्चन में, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन में, या तो आपको परक्विजिट्स का रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलेगा। क्योंकि जब तक तुम एक का कैलकुलेशन नहीं करोगे आपका वो 15 मार्क्स लायक नहीं रहेगा क्वेश्चन। आया समझ में? इसलिए ध्यान से समझना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सबका फोकस यहां पे होना चाहिए। बोला है अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहेगा तो पॉपुलेशन अगर 15 लाख से नीचे रहेगा तो 5% ऑफ सैलरी, 15 से 40 रहेगा तो 7.5% ऑफ सैलरी, और 40 लाख के ऊपर रहेगा तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। अगर वो रेंट पे लेके देता है तो 10% ऑफ सैलरी, और रेंट पेड जितना कर रहा है विच एवर इज लोअर, जो लोअर अमाउंट रहेगा वही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर होटल में दे रहा है, होटल वाला जल्दी आता नहीं है बट फिर भी बता दे रहे हैं कि अगर होटल वाला आता है तो 24% ऑफ सैलरी और होटल चार्ज जितना होता है दोनों में जो लोअर अमाउंट निकलेगा वही आपका टैक्सेबल होगा। बोलो बात क्लियर चीज? लेकिन ये सारा जो बात किया गया है वो अनफर्निश्ड के लिए किया गया है। किसके लिए? अनफर्निश्ड, यानी जब आपका फर्नीचर साथ में प्रोवाइड नहीं किया गया तब। तो सर अगर हम फर्नीचर वाला भी देते हैं उसको, तो अगर उसको अलमारी दे दिए हैं, लो इसमें सामान सब रखना, कपड़ा लत्ता सब इसी में रखना, लो तुमको बेड दे देते हैं इसी पे सोना, लो तुम्हारे लिए हम एसी लगा के दे देते हैं तुम इसी से हवा खाना, इसका मतलब अगर फर्नीचर उसको प्रोवाइड करता है तो उस केस में नोट पढ़ोगे, बोला इफ फर्नीचर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर उसको फर्नीचर भी प्रोवाइड करता है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्ज एज द केस में बी विल बी एडेड टू ऑल द अबव केसेस, सभी केस में हमारा ये वाला चीज ऐड कर दिया जाएगा। बोलो समझ में आया? मतलब ये मान लेते हैं कि वो पॉपुलेशन वाला का बात कर रहे हैं, अगर वो मुंबई में है तो बताओ मुंबई में तो 40 लाख से ऊपर होगा पॉपुलेशन, तो वहां पे कितना का टैक्सेबल होगा? 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी निकाल के जितना आएगा वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और प्लस अगर मान लेते हैं उसको फर्नीचर दिया गया 50,000 रुपए का, तो बोलता है 50,000 का 10% जितना होगा 5,000, वो भी तुमको ऐड करना पड़ेगा उसमें। अगर हम उसको एसी लगा के दिए हैं, एसी का हम 2-2 हजार रुपया करके रेंट पेमेंट करते हैं, हर साल 2,000 रुपया करके रेंट पेमेंट करते हैं, तो बोलता है ठीक है 2,000 रुपया एसी का चार्जेज भी तुमको ऐड करना पड़ेगा। आया समझ में? यानी हायर चार्ज का मतलब रेंट पे लेने वाला चार्ज, और अगर तुम खरीद के दियो तो उसका कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, तो ये चीज आपको ऐड कर देना पड़ेगा उसी 10% ऑफ सैलरी वाले में। बोलो बात समझ में आया? और सिर्फ इसके साथ नहीं, ये इसके साथ भी ऐड होगा, ये इसके साथ भी ऐड होगा, ये इसके साथ भी ऐड होगा, मतलब ऑल अबव केसेस में हमारे पास ऐड होगा। जो केस होगा उस केस में अगर फर्नीचर भी दिया जा रहा है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? अब एक मजेदार बात बताओ, सैलरी का क्या मतलब होता था? अलग अलग जगह पे अलग अलग बात होता था। हाँ या ना? अगर ग्रेच्युटी का कवर्ड पढ़ते थे तो बेसिक सैलरी प्लस डीए, हाँ या ना? अगर ग्रेच्युटी का नॉट कवर करते थे तो बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। बोलो हाँ या ना? अगर हम लोग और जगह पढ़े, लीव सैलरी पढ़े, एचआरए पढ़े, हाउस रेंट अलावेंस, बहुत सारा ऐसा पढ़े जहां पे सैलरी का मतलब वही वाला चीज देखते गए कि बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। लेकिन यहां पे सैलरी का मतलब बड़ा हो जाता है। देखो यहां पे बोलता है सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट आइटम्स। बताओ रिटायरमेंट बेनिफिट आइटम्स में क्या क्या था? ग्रेच्युटी, लीव सैलरी, पेंशन, ये सब था ना। तो ये सारा आइटम, फिर ऑल अदर अलावेंस, जितना भी अलावेंस आपके पास है, हाउस रेंट अलावेंस है, इंटरटेनमेंट अलावेंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, अरे बहुत सारा अलावेंस पढ़े थे ना लास्ट क्लास,
कैटेगरी वाइज बना बना के, वो जितना भी अलावेंस तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा सारा अलावेंस, बट एक्सक्लूडिंग एनी परक्यूजिट्स और प्रोविडेंट फंड, यानी कोई भी परक्यूजिट्स और प्रोविडेंट फंड अगर क्वेश्चन में रहेगा तो उसको छोड़ के बाद बाकी जितना भी चीज दिया रहेगा सब सैलरी आपका बन जाएगा, सब आपका सैलरी के केस में आ जाएगा। तो एक ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सैलरी का इतना बड़ा मतलब होता है, और ये मतलब होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन में। कहां पे होता है? रेंट फ्री एकोमोडेशन में। यानी अगर तुमसे पूछेंगे ग्रेचुटी का कवर्ड वाले में सैलरी का क्या मतलब होता है, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए बोलेंगे। हाउस रेंट अलावेंस वाले में क्या होता है, तो बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। लेकिन अगर पूछेंगे बताओ रेंट फ्री एकोमोडेशन में सैलरी का क्या मतलब होता है, तो बोलोगे सर वहां पे परक्यूजिट्स और प्रोविडेंट फंड छोड़ के बाकी सारा चीज ले लिया जाता है, वहां पे सारा चीज, जिसमें डीए का फॉर्मिंग पार्ट सिर्फ आता है। डीए का कौन सा पार्ट? फॉर्मिंग पार्ट आता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो यहाँ पे सैलरी का बहुत बड़ा मतलब होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये सब आपका 15 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा, ध्यान में सब कुछ रखते हुए काम करना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज? समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या क्वेश्चन बोलता है और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं। बोला मिस्टर चौहान हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। मिस्टर चौहान के पास ये सब सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बोला बेसिक सैलरी है 5,000 रुपया करके पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलावेंस दिया हुआ है 1,000 रुपया करके पर मंथ, एजुकेशन अलावेंस दिया हुआ है 500 रुपया करके पर मंथ। लेकिन उसके पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। हम लोग जानते हैं एजुकेशन अलावेंस में उसको एग्जेम्पशन भी मिलता है, मैक्सिमम 100 रुपया करके पर मंथ पर चाइल्ड, वो भी मैक्सिमम 2 बच्चे का। कितने बच्चे का? 2 बच्चे का। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके थे। डीए टोटल दिया हुआ है 3,000 रुपया पर मंथ, जिसमें बोला है 60% जो डीए का होगा वो फॉर्मिंग पार्ट होगा, यानी डीए का जितना भी होगा अमाउंट उसका 60% ही लेना पड़ेगा सिर्फ आपको। हाँ या ना? और उसके बाद फीस है 5,000 रुपये का, बोनस है 10,000 रुपये का, और बोला ही हैज बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री एकोमोडेशन इन मुंबई। कहां पे मिला उसको? मुंबई में मिला है रेंट फ्री एकोमोडेशन। और बोला है कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर चौहान इन द फॉलोइंग केसेस। ये 2 केस आपके पास दिया हुआ है, दोनों केस में आपको बताना है कि टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा रेंट फ्री एकोमोडेशन का। पहला केस बोला है द एम्प्लॉयर ओन्स सच एकोमोडेशन। ओन्स का मतलब अपना दे दिया है उसको खरीद के। बोलो हाँ या ना? या नहीं तो दूसरा बोला है द एम्प्लॉयर हायर्स सच एकोमोडेशन। हायर मतलब रेंट पे लिया है और मंथली रेंट उसके लिए कितना पेमेंट कर रहा है? 900 रुपया करके पेमेंट कर रहा है। आया समझ में? यानी आपके पास 2 केस आ चुका है, एक है जब वो खरीद के दिया है, दूसरा जब वो रेंट पे दिया है। मतलब ये वाला पॉइंट, एक जब उसका ओन्ड वाला है, एक जब उसका रेंट पे लेके दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आया? दोनों केस में आपको बताना है कि टोटल टैक्सेबल सैलरी कितना का होगा। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि आपका अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो बताओ मुंबई में घर दिया है तो वहां पे हम लोग जानते हैं पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर होगा, और 40 लाख से ऊपर होगा तो कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। लेकिन सैलरी का मतलब आपको सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। हाँ या ना? लेकिन अगर रेंट पे लेके दिया है तो यहाँ पे क्या होता है? 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, और ये वाला अमाउंट हमारे पास वहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया? चलिए एक बार इसको हम कर देते हैं साफ सुथरा, और उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बात करते हैं। आइए किस तरह से सॉल्व करेंगे, सो एक बार देखते हैं। कॉपी अभी नहीं करना है, पहले पूरा हम कॉपी सॉल्व करेंगे, उसके बाद में तुम लोग कॉपी करोगे, ठीक है? चलिए यहां पे समझिएगा। सबसे पहले केस 1 क्या करेंगे? केस 1 हम लोग यहां पे करेंगे। अच्छा केस 1 में क्या था? केस 1 में क्या था? एकोमोडेशन लिखेंगे, एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। बोलो हाँ या ना? ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यहां पे एकोमोडेशन को क्या किया है सर? खरीद के उसको दे दिया है। तब हमारे पास इस केस में क्या किया जाएगा? तो बताओ यहां पे तो हम लोग जानते हैं कि सिंस, क्या लिखना पड़ेगा? सिंस एकोमोडेशन लिखेंगे, सिंस एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड कहां पे प्रोवाइड किया गया है? इन मुंबई। अरे बताओ ना कहां पे प्रोवाइड किया गया है? मुंबई में प्रोवाइड किया है। अब उसको थोड़ी ना पता है कि वहां का पॉपुलेशन कितना होगा, तो हम लोग को अपने से अज्यूम करके बताना पड़ेगा कि एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन मुंबई, देयरफॉर assuming that
दैट पॉपुलेशन इन मुंबई, वैसे हम लोग को पता है कि ज्यादा होगा, लेकिन कहीं टीचर को नहीं पता होगा तो समझ में आ रहा है, जो चेक करेगा अगर उसको नहीं पता होगा तो उसको तो बताना पड़ेगा कि हम लोग अज्यूम कर लिए, लो कि अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन इन मुंबई इज अबव 40 lakhs, इज अबव 40 lakhs। बोलो बात समझ में आया, वहां का पॉपुलेशन मान लिए कि कितना रुपया होगा, कितना होगा 40 लाख से ज्यादा होगा। तो बताओ अगर वहां का पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल आरएफए कितना का हो जाएगा, 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा। तो बोलेंगे देयरफॉर टैक्सेबल आरएफए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10% ऑफ सैलरी। लेकिन सर यहां पे सैलरी का मतलब तो आपको निकालना पड़ेगा सैलरी, तो सैलरी कहां से निकलेगा, बोलेंगे सर ये आपको पता चलेगा वर्किंग नोट 1 से। इसके लिए एक वर्किंग करेंगे सैलरी निकालने के लिए, थोड़ा सा जगह हम लोग यहां पे लेंगे सैलरी निकालने के लिए और यहां पे करेंगे वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ, क्योंकि सैलरी का बहुत बड़ा मतलब होता है, लेकिन हम लोग इस किस पर्पस के लिए निकाल रहे हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का मतलब हम लोग को क्या होता है वो हम लोग को यहां पे कैलकुलेट करना है, हाँ या ना। उसके बाद क्या करेंगे, 2 रुपीस का साइन दे देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ एग्जेम्पशन भी होता है अलावेंस में जिसको यहां पे लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। बताओ सैलरी का क्या मतलब बताए थे अभी हम, सैलरी का क्या मतलब बताए थे सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी होता है, डीए का फॉर्मिंग पार्ट होता है, कमीशन बोनस रिटायरमेंट बेनिफिट सब कुछ आ जाता है यहाँ पे, हाँ या ना। तो एक एक करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। बताओ सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, एरो दे के लिखते हैं, एरो दे के यहाँ पे लिखते हैं बेसिक सैलरी। क्या लिखते हैं, बेसिक सैलरी। बताओ बेसिक सैलरी हमारा कितना दिया हुआ है, देखो तो क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दिया हुआ है 5000 रुपया पर मंथ। सर ये तो पर मंथ दिया हुआ है, तो बोलेंगे 5000 इंटू 12, क्योंकि पर मंथ दिया ना, हम लोग को 12 महीना का निकालना है, तो बोलेंगे 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60,000। जाके यहाँ पे पुट कर देंगे, कोई तकलीफ। बेसिक सैलरी के बाद लिखेंगे हम लोग डीए, डियरनेस अलावेंस। वो भी डियरनेस अलावेंस का क्या आता है, फॉर्मिंग पार्ट। तो डियरनेस अलावेंस का फॉर्मिंग पार्ट हम लोग यहां पे लिखेंगे। अब बताओ डियरनेस अलावेंस है कितने रुपए का, तो देखो डियरनेस अलावेंस 3000 पर मंथ दिया हुआ है, जबकि उसका फॉर्मिंग पार्ट कितना परसेंट बोला है, 60%। तो लो यहीं पे कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि हमारे पास 60,000 रुपये, सॉरी 3000 रुपया करके पर मंथ बोला गया था, तो 3000 इंटू 12 करेंगे और इसी का 60% कर देंगे। बोलो बात समझ में आया। तो बताओ 3000 इंटू 12 इंटू 60% अगर करते हैं तो 21,600 रुपया होता है, इतने का डीए हो गया। बोलो कोई दिक्कत आ रहा है सबको समझ में। नेक्स्ट बताओ डीए के बाद हमारे पास क्या होगा, और क्या क्या दिया हुआ है यहीं पे देखो ना, ये सब भी अलावेंस तो हमारे पास लिया जाएगा। बताओ एंटरटेनमेंट अलावेंस 1000 रुपया करके दिया हुआ है। अच्छा ये भी सोचना पड़ेगा, अलावेंस आप पढ़े हो तो अलावेंस भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बताओ एंटरटेनमेंट अलावेंस कौन सा कैटेगरी में आता है, तो एंटरटेनमेंट अलावेंस आपका फर्स्ट कैटेगरी में आता है, कैटेगरी ए में आता है। हम नहीं पूछे हैं तुम लोग को, इसका मतलब ये नहीं कि हमको याद नहीं कि तुमसे पूछना भी है। सो समझ में आया, तो यही आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रहे सब चीज का। कि कैटेगरी बी में आपको याद करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताया गया था, सीडीटी हुआ, और उसके बाद 4 ठो बताया गया था तुम्हारा कैटेगरी सी में, और वो 6 और 4 10 को छोड़ के बाकी जितना भी आता है सब कहां पे आता है, कैटेगरी ए में आता है। तो एंटरटेनमेंट अलावेंस कैटेगरी ए में आता है, जो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो 1000 रुपया पर मंथ दिया गया है, तो इसका मतलब यहां पे जाके लिखेंगे एंटरटेनमेंट अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस बोल के यहां पे लिखेंगे। बताओ कितना रुपया करके था, 1000 रुपया करके था, 12 महीना का लिखेंगे, पूरा 12,000 रुपया हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में, देखो एडुकेशन अलावेंस दिया हुआ है, मतलब चिल्ड्रन एडुकेशन अलावेंस है। तो लिखेंगे यहां पे लो एडुकेशन अलावेंस लिख देते हैं, एडुकेशन अलावेंस। लेकिन एक बात आपको पता है, एडुकेशन अलावेंस में आपको एग्जेम्पशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एडुकेशन अलावेंस का पहले पूरा अमाउंट को यहां पे लिखेंगे। बताओ कितना रुपया करके मिल रहा है, बोलेंगे 500 रुपया करके पर मंथ मिला है। कितना पर मंथ मिला है, लेकिन क्या ये तीनों बच्चा के लिए मिल रहा है कि एक बच्चा के लिए मिला है, वो तुमको बताया क्या, नहीं, मतलब वो तीनों बच्चे के लिए। जब तक वो पर चाइल्ड ना बोल दे तब तक हम लोग यहां पे 3 बच्चे से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मतलब अगर बोला है 500 रुपया पर मंथ,
यानी वो तीनों का है। अगर बोलेगा 500 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब एक एक बच्चे का है, तो तुमको 3 बच्चा यहां पे दिया हुआ है, तो 3 बच्चा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? हम क्या बोले थे, रिसीव्ड तुम करोगे जितना बच्चा है उतना पूरे का। अगर तुम्हारे पास 10-12 बच्चे हैं तो 10-12 का रिसीव करोगे, यानी पूरा का रिसीव्ड होगा। लेकिन एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा, सिर्फ 2 का मिलेगा। आया समझ में? तो यहां पे 3 चिल्ड्रेन उसके पास है तो वहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर पर चाइल्ड रहेगा तब, यहां पे पर चाइल्ड बोला नहीं है, मतलब ये 500 रुपया जो दिया जा रहा है वो तीनों बच्चे का दिया जा रहा है 500 रुपया। आया समझ में? तो हम लोग को डायरेक्टली यहां पे खाली लिखना पड़ेगा 500 इंटू 12, तो 12 पचे 60 यानी 6000 रुपया हो जाता है, जिसको अंदर में लिखेंगे। क्यों पता है? क्योंकि यहां पे आपको एग्जेम्पशन माइनस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? और बताओ एग्जेम्पशन कितना रुपया मिलता है बच्चे पे? एग्जेम्पशन कितना रुपया मिलता है? 100 रुपया। तो बोलेंगे 100 रुपया 100 रुपया करके पर मंथ मिलता है, तो 12 महीना का कितना होगा? और पर चाइल्ड होता है तो 2 बच्चे का कितना होगा? क्योंकि एग्जेम्पशन आपका कितने बच्चे का मिलता है? 2 बच्चे का। आया समझ में? यानी 2400 रुपया का हमारा एग्जेम्पशन मिल गया। तो बताओ 6000 में से 2400 जाएगा, कितना बचेगा? 3600। यानी हमारा जो टैक्सेबल एजुकेशन अलावेंस होगा वो कितने का होगा? 3600 रुपये का होगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये अलावेंस वाला का बात कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक का पॉइंट हो चुका है। अब फीस दिया हुआ है और बोनस दिया हुआ है 5000 और 10000। अच्छा ये पर मंथ नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पर एनम। तो पूरा डायरेक्टली पुट कर देंगे फीस और बोनस। तो यहां पे जाके लिखेंगे फीस कितना रुपए का? 5000 रुपये का। फिर लिखेंगे यहां पे बोनस कितने रुपए का? 10,000 रुपये का। बोलो बात समझ में आया? और कुछ हमारे पास है क्या? नहीं, इतना ही। बताओ हम लोग जो यहां पे फॉर्मेट लिखे थे, बेसिक सैलरी लिख लिए कि नहीं? डीए का फॉर्मिंग पार्ट लिख लिए कि नहीं? कमीशन तो था नहीं क्वेश्चन में, बोनस था कि नहीं था? तो बोनस लिख दिए। रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ हमारे पास था नहीं, लेकिन ऑल अदर अलावेंस, बताओ अदर अलावेंस में एंटरटेनमेंट था, एजुकेशन अलावेंस था, ये सब लिखे कि नहीं लिखे? लेकिन यहां पे परक्विजिट्स और प्रोविडेंट फंड नहीं आता है, एक्सक्लूड करता है वो सब चीज को। बोलो बात समझ में आया? तो बस यानी यहां पे सैलरी का मतलब इतना बड़ा अमाउंट होता है। बताइए इसको सबको टोटल करेंगे तो बोलेंगे देयरफॉर टोटल सैलरी। बताइए सैलरी हमारे पास कितना पता चल जाएगा? बोलेंगे 60,000 प्लस 21,600 प्लस 12,000 प्लस 3600 प्लस 15,000, ये हो गया आपका 1,12,200। 1,12,200 रुपये का निकल गया टोटल सैलरी। बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? तो ये टोटल सैलरी निकल गया 1,12,200। सर इसी का तो यहां पे बोलता है 10% ऑफ सैलरी आपका टैक्सेबल होता है। तो बोलेंगे यहां पे 10% ऑफ 1,12,200 रुपया जो आया है, बताओ कितना आता है कैलकुलेट करके? बोलेंगे 11,220 रुपया निकल के आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा पहला केस का। कौन सा केस का? पहला। क्योंकि बताओ जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है और हम लोग का जब 40 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन होता है तो कितना सैलरी टैक्सेबल होता है? 10% ऑफ सैलरी हमारा टैक्सेबल होता है। तो यहां पे 10% ऑफ सैलरी हम लोग देखे तो पता चला कि हमारे पास 11,220 रुपए निकल के आया। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए अभी नहीं कॉपी करना है, उसके बाद हम लोग केस 2 करेंगे। क्या करेंगे? केस 2। बताओ केस 2 हमारे पास क्या था? बोलेंगे सर अगर एकोमोडेशन को रेंट पे लेके दिया हुआ है, यानी एकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट, एकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट, अगर रेंट पे लेके दिया है तो बताओ एक चीज, जब रेंट पे लेके देता है तो हम लोग का क्या होता है सर? जब रेंट पे लेके देता है तो बोलते हैं 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, वही टैक्सेबल अमाउंट होता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो इसको कैसे लिखेंगे वहां पे? तो यहां पे लिखने के लिए हम लोग इस तरह का यूज करेंगे, लिखेंगे सिंस एकोमोडेशन is provided by the employer by taking on rent, रेंट पे लेके उसको प्रोवाइड कर रहा है। देयरफॉर, सुनना ध्यान से, देयरफॉर बताओ कितना टैक्सेबल होगा? तो देयरफॉर टैक्सेबल आरएफए, बोलेंगे देयरफॉर टैक्सेबल आरएफए विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, यानी दोनों पॉइंट जो हम लोग अभी नीचे लिखने वाले हैं उसमें लोअर अमाउंट लिखना है। बताओ किसका किसका लोअर अमाउंट लिखना है? बोलेंगे सर 2 पॉइंट यहां पे हम लोग बनाएंगे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा? बोलेंगे सर
10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? तो बताइए 10% ऑफ सैलरी कितना होगा सर? बोलेंगे सैलरी अभी अभी ताजा ताजा निकाले थे 1,12,200 निकाले थे कि नहीं, तो बोलेंगे सर यहां पे करेंगे हम लोग 1,12,200 रुपया जिसका 10%, और ये कैलकुलेशन करके आता है 11,220 रुपया, हाँ या ना? और रेंट पेड कितना रुपया करके कर रहा था, तो क्वेश्चन में देखो बोला है लास्ट में कि एम्प्लॉयर हायर किया एकोमोडेशन को मंथली रेंट ऑफ 900 रुपया, कितना रुपया? 900 रुपया। तो बताओ यहां पे लिखेंगे 900 और इंटू 12 पर मंथ है तो 12 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12×9 = 108, 10,800 रुपया। बोलो समझ में आया? तो बताओ दोनों में लोअर अमाउंट लिखना है, दोनों में लोअर अमाउंट कौन सा है? 10,800। तो बोलेंगे देयरफॉर टैक्सेबल आरएफए जो हमारे पास होगा, टैक्सेबल आरएफए जो हमारे पास होगा वो कितने का होगा? 10,800। मतलब समझ में आया कि जब आप पॉपुलेशन के ऊपर बेस करता है, यानी जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहता है, तब आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना निकला? 11,220। लेकिन वही आपका रेंट पे लेके अगर दिए रहते तो आपका टैक्सेबल कितना हुआ रहता? 10,800 रुपया हुआ रहता। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? चलो अब आपका काम होता है स्टार्ट कॉपी करने का। पहले केस 1 को यहां से यहां तक कॉपी करो। चलिए ऊपर वाला कॉपी हो गया, तो वर्किंग नोट 1 को कॉपी करिए टोटल सैलरी तक। हो गया? चलिए इसके बाद टोटल सैलरी तक हो गया है, तो केस 2 को अब कॉपी कर लो। यहां तक समझ में आया सबको? तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में कोई भी टॉपिक आपके पास दिख जाए, चाहे तुम्हारे पास यहाँ पे ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहे, चाहे वो टेकन ऑन रेंट वाला रहे, दोनों केस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख लिए कि किस तरह से हम लोग को इसके बेसिस पे सॉल्व करना होता है। बोलो हाँ या ना? यानी जो तुम ये टेबल अगर तुमको पता रहेगा पूरा चीज तो तुम आराम से इसको कर सकते हो, और अगर तुमको यही याद नहीं रहेगा तो तुम नहीं कर पाओगे, सीधा बात। एक एग्जाम्पल देख के भी हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लिए और देख लिए, ठीक है? तो यहां पे हम लोग को ये सब में ज्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज तुमको बड़ा क्वेश्चन में मिलेगा, तो उसके लिए तुमको ये सारा चीज बता दिया गया कि किस तरह से क्या क्या करना है हम लोग को। बोलो क्लियर है चीज? जैसे हम लोग का ग्रेचुटी में 8-10 क्वेश्चन हम लोग शीट में दिए थे ना, पेंशन में था हम लोग का, लिव सैलरी में था, स्तर में था। क्यों? क्योंकि वो सब का आपके पास 5 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आता है, समझ में आया? तो वो चीज वहीं पे क्लास करके उसका खत्म कर दिए। लेकिन जो आपके पास 15 मार्क्स वाले में ये सब टॉपिक आता है, तो ये तुम्हारा हर क्वेश्चन में तुम्हारा कहीं ना कहीं पे दिख जाएगा। आया समझ में? और वो एक जस्ट पॉइंट तुम्हारा बनेगा जिसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट बन के तुम्हारे पास रहेगा जिसका तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आया समझ में? इसीलिए हमारे पास इसमें ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, वो जब 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे वहां पे सब चीज को सॉल्व करेंगे। आया बात समझ में? तो अभी खाली ये सबको पढ़ना है हम लोग को कि हाँ परक्यूजेट्स में हमारे पास क्या क्या पढ़ना है। तो जिसमें से पहला टॉपिक के बारे में बात किए थे, क्या? रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका, जिसका नाम है मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार के बारे में बात करने वाले हैं, मोटर के बारे में बात करने वाले हैं। मोटर कार फैसिलिटी में हम लोग को क्या करना है? मोटर से रिलेटेड बात करना है, यानी इसका भी फैसिलिटी आपको दिया जाता है। एम्प्लॉयर तुमको मोटर कार भी फैसिलिटी के रूप में देता है, यानी मोटर कार तुमको प्रोवाइड कर देता है। बोलता है कि अगर मोटर कार आप यूज करते हो ऑफिशियल पर्पस के लिए, कौन सा पर्पस के लिए? ऑफिशियल पर्पस के लिए, यानी ऑफिस का काम करने के लिए अगर तुमको मोटर कार दिया गया और तुम उस पर्पस के लिए यूज करते हो तो कुछ भी टैक्सेबल आपका नहीं होगा। नथिंग इज टैक्सेबल, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर, तुम्हारा मालिक तुमको गाड़ी दिया है, लो तुमको कार देते हैं, लेकिन ये कार तुम अपना बीवी बच्चा को मत घुमाने लगना, ये कार तुमको काम करने के लिए दिया गया है। मतलब बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जितना भी काम होगा उस काम में तुमको लगाना है। और अगर वो काम करने के लिए आप अगर करते हो, यानी ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर तुम उस कार को यूज कर रहे हो, तो कुछ भी टैक्सेबल आपका नहीं होगा। नथिंग इज टैक्सेबल। बोलो बात समझ में आया? लेकिन अगर मोटर कार को यूज करते हो पर्सनल पर्पस के लिए, अगर तुमको यूज करने के लिए दिया, लो ये इसको तुम ऑफिस पर्पस के लिए यूज मत करो, ये कार तुमको दिया जा रहा है, तुम घर का पर्पस के लिए यूज करना। आया समझ में? तुम अपना परिवार को घुमाओ फिराओ इसमें, लेकिन तुमको ऑफिस से रिलेटेड इसका काम नहीं करना है। तो वैसे केस में अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर
प्लस अमाउंट पेड टू ड्राइवर माइनस एनी अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉई, सारा का सारा हम लोग मिला देंगे, उतना ही का टैक्सेबल होगा। उतना ही का क्या होगा? टैक्सेबल। मतलब ये, अरे परक्विजिट क्या होता है? हमको जो बेनिफिट मिलता है, हमको जो बेनिफिट मिलता है, यानी हमको कार तो दे दिया है पर्सनल यूज के लिए, और कार के लिए जितना भी खर्चा होता है वो खर्चा भी कौन देता है? एम्प्लॉयर। कार में जितना भी खर्चा होता है, खर्चा कौन देता है? एम्प्लॉयर। अब अगर हमको चलाना नहीं आता कार, अगर कार हमको चलाना नहीं आता है, तो वो हमको ड्राइवर भी प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है तो अमाउंट पेड टू ड्राइवर, यानी अमाउंट जितना भी ड्राइवर को पेमेंट किया जा रहा है वो भी कौन पेमेंट कर रहा है? एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है। और अगर कोई भी खर्चा अगर एम्प्लॉय कर देता है, यानी अगर कोई खर्चा कर देते हैं उस केस में, तो जितना भी खर्चा किए उसको रीइंबर्स कर देंगे, यानी कंपनी से मांगेंगे, वो पैसा हमको मिल जाएगा, उतना माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। आई बात समझ में? यानी हम लोग को फायदा के बारे में बात कर रहा है यहां पे, कितना फायदा हो रहा है। तो फायदा कब होगा? जब एम्प्लॉयर हमारे लिए कुछ काम करेगा। अगर हम ही पेमेंट करेंगे तो हमारा थोड़ी ना फायदा हो रहा है, मेरा तो लॉस हो जा रहा है वहां पे। अरे बोलो हाँ या ना? जैसे मान लेते हैं हम कार चला रहे थे, कहीं पे जाके ठोक दिए। अब ठोक दिए तो इसका मतलब क्या? अब उसको रिपेयर करना पड़ेगा, कार को बनाना पड़ेगा। अब रिपेयर करने में हमारा 5,000 रुपये का खर्चा हो गया, वो खर्चा हम किए हैं, तो हम किए, इसका मतलब क्या? मेरा तो लॉस हो गया। हमको फायदा में अगर काउंट करना है तो इसीलिए उस अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और वो अमाउंट हमको किससे लेना पड़ेगा? कंपनी से लेना पड़ेगा। आया समझ में कि हमारा 5,000 रुपये का रिपेयर करना पड़ा, तो ये पैसा भी आप दीजिए यहां पे, क्योंकि आप अगर हमको मोटर कार का फैसिलिटी दिए हो तो सारा खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, सारा खर्चा आपको करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये वैसे इस तरह का पॉइंट जल्दी मिलता नहीं है, तो ना ही आपके पास इस तरह का क्वेश्चन जल्दी आता है, ना ही तुम्हारे पास इस तरह का पॉइंट जल्दी देता है। ये दोनों पॉइंट आपका जल्दी देता नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो हम बता दिए कि किस तरह से आपको करना है। काट मत देना तुम लोग, हम बस बताया कि क्वेश्चन जो बड़ा वाला करते हैं उसमें इस तरह का जल्दी तुमको नहीं मिलता है, लेकिन अगर मिले तो यही वाला प्रोसेस हम लोग को यूज करना है। बोलो बात समझ में आया? तो सर सबसे ज्यादा हमारे पास पॉइंट जो आता है क्वेश्चन में वो आता है सी नंबर पॉइंट, यानी दोनों पर्पस के लिए जब आपको यूज करने देता है, यानी मोटर कार इज यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, यानी आपको बिजनेस का भी काम करना है, कंपनी का भी काम में आपको लगाना है मोटर कार को, और अगर तुम अपने फैमिली मैटर पे भी अगर तुम यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यानी पर्सनल पर्पस के लिए भी तुम यूज कर सकते हो और ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। और उस पर्पस के लिए अगर मोटर कार आपको प्रोवाइड किया जाता है तो ये टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या बात बोलता है? क्या बोलता है? सुनना ध्यान से। बोलता है मोटर कार इज ओन्ड बाय और टेकन ऑन रेंट बाय, या तो वो अपना मोटर कार तुमको दे देगा या तो रेंट पे लेके तुमको मोटर कार देगा। तो बोलता है अगर एम्प्लॉयर का गाड़ी है, मतलब एम्प्लॉयर तुमको दिया है, और खर्चा अगर एम्प्लॉयर ही कर रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। याद करने का तरीका बताएंगे किस तरह से करेंगे, अभी हम पढ़ के तुमको बता रहे हैं कि अगर मोटर कार तुमको प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉयर, एक्सपेंस अगर इनकर्ड कर रहा है एम्प्लॉयर, मतलब कार भी दे रहा है वही, खर्चा भी कर रहा है वही, और वैसे केस में अगर आपके कार का क्यूबिक कैपेसिटी, यानी कार का एक कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी अगर 1600 सीसी तक हो या 1.6 लीटर तक का कैपेसिटी हो, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, यानी अप टू अगर इतना तक हो तो आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का बात हो, यानी गाड़ी भी एम्प्लॉयर दिया है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो 1800 पर मंथ तक आपका टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? 1800 पर मंथ तक आपका टैक्सेबल होगा। लेकिन वही अगर आपका एक्सीड कर जाता है 1.6 लीटर को या 1600 सीसी को, तो आपका कितना रुपया करके हो जाएगा? 2400 रुपया करके पर मंथ हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके बताते हैं। एम्प्लॉयर आपको कार दिया, एम्प्लॉयर ही उसका खर्चा करता है, और कार का जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो 1400 सीसी है। कितना सीसी है? 1400 सीसी है, या 1.4 लीटर है। तो बताओ 1.4 लीटर 1.6 से कम है या ज्यादा है? कम है, और कम है इसका मतलब कितना टैक्सेबल होगा? 1800 रुपया पर मंथ होगा। लेकिन वही अगर बोलता है 1.8 लीटर का तुमको दिया जाता है, तो 1.8 लीटर मतलब 1.6 से ज्यादा वाला है, और ज्यादा वाले में कितना करना है? 2400 रुपया पर मंथ। और यहां पे जहां पे पर मंथ लिखा हुआ है सब में 12 से इंटू करके तुमको साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? फिर से रिपीट। एम्प्लॉयर अगर गाड़ी दिया है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, अगर 1600 से कम है यानी 1600 तक है, 1600 तक है तो 1800 पर मंथ, 1600 से एक भी आगा अगर बढ़ गया ऊपर तो 2400 पर मंथ हो जाएगा। बोलो समझे? लेकिन अगर एम्प्लॉयर गाड़ी दिया है लेकिन खर्चा तुम कर रहे हो, खर्चा कौन कर रहा है? तुम।
इंप्लॉयर नहीं खर्चा कर रहा है, खर्चा इंप्लॉई कर रहा है, तो बोलता है अगर 1600 सीसी तक आपका कार है क्यूबिक कैपेसिटी तो 600 पर मंथ आपका टैक्सेबल होगा, और अगर 1600 सीसी से एक्सीड करता है तो 900 रुपया पर मंथ आपका टैक्सेबल होगा। बताओ, फायदा का बात कर रहे हैं तो इंप्लॉयर जब गाड़ी हमको देगा, खर्चा भी वही करेगा, तब ना हमको ज्यादा फायदा होगा, और जब उस टाइम फायदा होगा तो टैक्सेबल अमाउंट भी उस टाइम ज्यादा होगा, हमारा 1800 और 2400 होगा। बोलो समझे? लेकिन अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा करें तो मेरा तो वहां पे भी पैसा जा रहा है, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट भी ज्यादा कैसे देंगे, वहां पे टैक्सेबल अमाउंट कम होगा। तो बोलता है 600 रुपया और 900 रुपया करके टैक्सेबल अमाउंट होगा। बोलो बात समझ में आया? तो देखो, याद रखने का तरीका किस तरह से याद रखेंगे, बोलेंगे इंप्लॉयर का गाड़ी, इंप्लॉयर का खर्चा। कैसे बोलेंगे? इंप्लॉयर का गाड़ी, इंप्लॉयर का खर्चा 1800 2400, 1800 2400। अब 1800 कब होगा? 1600 सीसी से कम, यानी 1600 सीसी तक। 2400 कब होगा? उससे ज्यादा रहेगा तब। बोलो बात समझ में आया? सर एग्जैक्ट अगर 1600 सीसी रहेगा तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 1800 पर मंथ, क्योंकि अप टू मतलब 1600 तक आपका रहेगा पूरा 1800, और एक्सीड्स का मतलब एक भी अगर बढ़ जाएगा तो आपका 2400 हो जाएगा, यानी 1600 तक आपका रहेगा 1800, और 1601 सीसी अगर हो जाएगा तो 2400 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? और इंप्लॉयर का गाड़ी, इंप्लॉई का खर्चा, इंप्लॉयर का गाड़ी, इंप्लॉयर का खर्चा 1800 2400, इंप्लॉयर का गाड़ी, इंप्लॉई का खर्चा 600 900, 600 रुपया और 900 रुपया। बोलो बात समझ में आया? ऐसे याद रख सकते हो तुम। फिर से रिपीट, इंप्लॉयर का गाड़ी, इंप्लॉयर का खर्चा 1800 2400, इंप्लॉयर का खर्च गाड़ी, इंप्लॉई का खर्चा 600 और 900। बोलो बात समझ में आया? अब बोलेगा सर यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है, इंप्लॉई का गाड़ी और इंप्लॉयर का खर्चा वैसा जल्दी नहीं देता है, गाड़ी अगर हम देंगे तो वो कहां से प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे लिए परक्विजिट वो कहां पे हुआ? आया समझ में? इसीलिए उस तरह का नहीं देगा। तो बताओ, नोट में यहां पे लिखा हुआ है इफ ड्राइवर या चौफर जिसको बोलते हैं इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। तुमको गाड़ी चलाना तो आता नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए अब तो गाड़ी दिया गया तो गाड़ी ऐसे थोड़ी ना दे देंगे, तो गाड़ी के साथ साथ तुमको ड्राइवर भी देना पड़ेगा। तो अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड कर रहा है तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारे लिए, देन इन ऑल द अबव केस, यानी सारे केसेस जो ऊपर लिखा हुआ है सभी केस में 900 रुपया पर मंथ करके ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आया? 900 रुपया पर मंथ करके क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। मतलब सर थोड़ा समझाइए बढ़िया से। बताओ, अगर तुम खुद ड्राइवर हो, मतलब तुमको चलाना आता है, तब तो गाड़ी में ड्राइवर देगा नहीं, वो बोलेगा हम ड्राइवर तो नहीं देंगे, तुम खुद से चला लेना, हमको ड्राइवर का पैसा नहीं देना है। तो इसका मतलब 1800 2400 600 900 जो है वही रहेगा। आया समझ में? लेकिन अगर आपको ड्राइवर भी दे रहा है और अगर वो इस कैटेगरी वाले का है तो बोलेंगे 1800 तो होगा ही होगा प्लस 900 भी होगा, यहां पे 2400 तो होगा ही होगा प्लस 900 होगा, यहां पे 600 तो होगा ही होगा प्लस 900 होगा, यहां पे 900 तो होगा ही होगा प्लस 900 होगा। बोलो बात समझ में आया? हर केस में ड्राइवर का पैसा कितना रुपया ऐड किया जाएगा? 900 रुपया। जो भी केस होगा, अब सभी केस तो एक साथ नहीं आ सकता है ना, कोई एक ही केस आएगा। अगर इंप्लॉयर गाड़ी दिया है और खर्चा भी वही कर रहा है और अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो ये वाला केस आएगा, तो ये वाला केस आएगा तो 2400, और अगर देखेंगे ड्राइवर भी दे रहा है इंप्लॉयर तो 2400 में 900 रुपये जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना इंटू 12 कर देंगे। बोलो बात समझ में आया? जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियरली पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग बस इस सब चीज को पढ़ रहे हैं, ये सब चीज को समझ रहे हैं। बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? समझ में आया बात? चलिए वेरी गुड, इतना ही हम लोग को यहाँ पे समझना था। और इसके बाद अब छोटा छोटा अदर परक्विजिट्स के बारे में बात करेंगे। अदर परक्विजिट्स का बात करेंगे। अब सारा कुछ समझने वाला सिर्फ है यहाँ पे, क्योंकि आपको सारा शीट में लिख के दे दिया गया है, खाली यहाँ से समझना है तुमको, क्योंकि कोई क्वेश्चन इसके बेस पे अभी नहीं है। जब बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स वाला करेंगे, यही सब चीज तुमको वहां पे माइंड में क्लिक करना पड़ेगा, यही सब चीज तुम्हारा माइंड में क्लिक करना पड़ेगा। और माइंड में क्लिक करेंगे तो हम लोग को ये टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा कितना एग्जेम्प्ट होगा वो तुमको पता रखना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे हम थोड़ा सा चले जाते हैं बड़ा क्वेश्चन में, 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन में जाके तुमको दिखाई देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन को देख लो, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख पा रहे हो? बोलो हाँ या ना? क्लियर है चीज? देखो यहां पे दिया हुआ है तुम्हारे पास कि फ्री 1800 सीसी का कार प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज। बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया? तो जब ऑफिस और प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए आपको 1800 सीसी का कार दिया गया है, तो बताओ कितना का लिखेंगे? 2400 पर मंथ लिखेंगे। बोलो बात समझ में आया? कितना लिखेंगे? 2400 पर मंथ। तो अब तुम यहां पे क्वेश्चन जब बड़ा वाला करोगे, तुमको बेसिक सैलरी भी मिलेगा, बोनस का भी बात करना पड़ेगा, हाउस रेंट अलावेंस मतलब एचआरए का भी काम करना पड़ेगा। देख रहे हो?
फिर तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस, ये सब धीरे धीरे भी करके मिलेगा। तो बहुत सारा चीज तुम्हारे पास देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन एक बार लेके बताते हैं तुमको, देखो यहां पे एक बार दूसरा क्वेश्चन में आ जाओ। यहां पे देखो रेंट, हाउस रेंट अलावेंस दिया हुआ है कि नहीं। फिर यहां पे हमारे पास बहुत सारा चीज इस तरह का तुम्हारे पास देखने को मिलेगा। देखो नीचे, ही हैज रिसीव्ड एजुकेशन अलावेंस 100 रुपया करके पर मंथ फॉर 3 बच्चे के लिए उसको मिल रहा है। तो अगर तुमको नहीं पता रहेगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस में 2 बच्चे का एग्जेम्पशन मिलता है, सिर्फ 100 रुपया तक का मिलता है सिर्फ, तो तुम क्या यहां पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर तुमको यहां पे नहीं पता रहेगा, अगर तुमको यहां पे नहीं पता रहेगा कि 1800 सीसी जब हम लोग का रहता है तो कितना रुपया करके टैक्सेबल होता है, तो तुमको नहीं पता रहेगा तो कैसे लिख पाओगे? यहां पे आया समझ में? तो बड़ा क्वेश्चन में एक एक पॉइंट तुम्हारा मिलेगा ये सब चीज, और ये पॉइंट में तुमको पता करने के लिए, उसका कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हारे पास सब चीज का नॉलेज होना जरूरी है। बोलो समझ में आया? तो हम तुमको ये वाला बात पहले ही बता चुके थे कि जो हमारे पास फॉर्मेट है सैलरी का, वो फॉर्मेट हम लोग को बनाना पड़ेगा। जैसे एक बार हम तुमको फॉर्मेट दिखाना चाहते हैं, बताओ फॉर्मेट हमारे पास कहां पे था? शायद फॉर्मेट कहां पे था, एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेट ये वाला, ये जो हमारे पास फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट को फुलफिल करना पड़ेगा तुमको। ये है हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी 15 मार्क्स का फॉर्मेट, जहां पे बेसिक सैलरी आएगा, बोनस कमीशन फीस आएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला जल्दी उसमें 15 मार्क्स वाले में देता नहीं है, क्योंकि वो 5 मार्क्स वाले में दे देता है। अलावेंस में एचआरए पढ़े हैं, अदर अलावेंस पढ़े, सब इसमें आएगा तुम्हारा। परक्विजिट्स में जो आरएफए पढ़ रहे हैं, मोटर कार पढ़ रहे हैं, अदर पढ़ रहे हैं, सब इसमें आएगा तुम्हारे पास। तो इतना सारा चीज तुम्हारे पास आएगा, तब जाके तुम्हारा टोटल सैलरी बनेगा। फिर वहां से डिडक्शन माइनस करेंगे तो नेट सैलरी बनेगा, तब जाके तुम्हारा 15 मार्क्स कवर होगा। कितना मार्क्स? 15। तो बताओ 15 मार्क्स के लिए जब इतना पापड़ बेलना है, इतना काम जब करना है, तो सब चीज का तुमको नॉलेज रहेगा, तब तो सब चीज को तुम सही तरीके से याद रखोगे, तब तो कर पाओगे। तो इसीलिए ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए सारा काम करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है चीज? तो आइए हम लोग का अदर परक्विजिट्स स्टार्ट करते हैं। यहां पे समझना क्या क्या बात करने वाले हैं। सो बोला है, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। अब खाली तुम लोग को समझना है, कुछ लिखने का बात नहीं है अब यहां पे, इसलिए ध्यान से समझते जाओगे। बोला है वैल्यू ऑफ स्वीपर, मेन पॉइंट क्या था हमारा? हाउस रेंट अलावेंस वाला, रेंट फ्री एकोमोडेशन वाला और मोटर कार वाला, वो दोनों हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग का एक एक पॉइंट छोटा छोटा मिलेगा, उसको पे ध्यान दोगे। अगर आपको स्वीपर दिया जा रहा है, स्वीपर मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाने वाला। अरे बोलो, तुमको घर दिया गया है, मोटर कार ये सब दे दिया गया है। अगर नहीं भी दिया, चलो घर दे दिया तुमको, तो घर दिया है, या तुम्हारे पास खुद का घर है, अरे बोलो ना, तुम्हारे पास झाड़ू लगाने वाला अगर प्रोवाइड करता है, लो हम तुमको तुम्हारे घर में स्वीपर तुमको प्रोवाइड करते हैं। अगर तुमको वॉचमैन प्रोवाइड करते हैं, अगर तुमको गार्डनर प्रोवाइड करते हैं, गार्डनर मतलब माली प्रोवाइड करते हैं तुमको, तुम्हारा पूरा बगीचा बना के रखा है तो उसको संभालने के लिए एक गार्डनर को हम दे देते हैं। आ रहा समझ में? तो ये सब अगर प्रोवाइड कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर। तो बोलता है अगर तुम प्रोवाइड करते, खुद से अगर लगाते, तो तुमको पैसा देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? लेकिन ये सब अगर हम तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए फायदा है ना। फायदा है मतलब तुम्हारे लिए इनकम है, और इनकम है तो उस पर तुमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो बोलता है अगर स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर ये सब प्रोवाइड करता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। बोलने का मतलब ये कि अगर बोलता है वॉचमैन को 500 रुपया करके सैलरी पेमेंट करता है हर महीना, तो ये बताइए फुल्ली टैक्सेबल होगा, यानी 500 × 12 पूरा 6000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। बोले बात समझ में आया? अगर उसको स्वीपर देता है, स्वीपर, सर्वेंट, इस तरह से बोल के लिखेगा, यानी फुल्ली टैक्सेबल। बोलो बात समझ में आया? उसी तरह से अगर फ्री गैस देता है आपको, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी ये सब प्रोवाइड किया जाता है, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। आया समझ में? तो क्या क्या चीज फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, क्या क्या चीज फुल्ली टैक्सेबल होता है, और किस में कम होता है कुछ एग्जेम्पशन, ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अगर एजुकेशन फैसिलिटीज के बारे में बात करता है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज अप टू 1000 पर मंथ, देन फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अगर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे मान लेते हैं कि जहां पे तुमको दिया गया घर, वहां पे तुम जहां पे बच्चा को पढ़ा रहे हो, जिस स्कूल में तुम पढ़ा रहे हो, एजुकेशन फैसिलिटी जहां पे दे रहे हो, अगर उसी तरह का दूसरा स्कूल में अगर देखा जाएगा कि वहां पे कितना का फीस पेमेंट किया जाता है, अगर वहां पे फीस देखा जाता है, वहां पे चार्जेस देखा जाता है कि 1000 पर मंथ है, कितना है? अप टू 1000 रुपया तक है, तो बोलता है अप टू यहां पे भी 1000 रुपया तक का होना चाहिए, और अगर 1000 रुपया तक रहेगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर 1000 को क्रॉस करेगा तो फुल्ली टैक्सेबल। ध्यान से देखो कितना मजेदार बात है। सो अगर आपका 1000 रुपया है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन अगर 1001 रुपया हो जाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल। ये नहीं कि 1000 तक छूट था तो 1 रुपया टैक्सेबल होगा, नहीं, पूरा 1001 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो 1 रुपया से कितना फर्क पता चल रहा है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? और ये सब पर मंथ है हमारा, मतलब 1000 पर मंथ तक रहेगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, 1000 को एक्सीड कर जाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? ये पॉइंट जल्दी आता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम तुमको यहां पे लिख दिए, तुमको ये सब चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? अगर बताओ LIC तुम करवा के रखते हो तो LIC प्रीमियम तुम पेमेंट करो, लेकिन अगर तुम्हारा LIC प्रीमियम भी कौन पेमेंट कर देता है? एम्प्लॉयर। तुम्हारा LIC भी हम करवा देते हैं, हम प्रीमियम भरेंगे। सर मेरे लिए मेरा एम्प्लॉयर इतना मेहरबान क्यों है? किसी का सवाल होगा कि मेरे लिए मेरा एम्प्लॉयर इतना मेहरबान क्यों है, मेरे लिए इतना सारा खर्चा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉयर भी एक चालाकी बुद्धि खेलता है। बताओ, हम लोग जानते हैं कि जितना से जितना खर्चा दिखाएंगे, जितना से ज्यादा खर्चा दिखाएंगे, उतना से उतना ज्यादा मेरा इनकम कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? खर्चा पे खर्चा दिखाओ, खर्चा पे खर्चा दिखाओ, मेरा इनकम क्या हो जाएगा? कम। और अगर इनकम कम हो जाएगा तो मेरा टैक्स भी क्या होगा? कम होगा। तो एम्प्लॉयर यही बुद्धि लगाता है। क्या करता है? अरे एम्प्लॉई सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे पास कार है? बोला नहीं, लो हम तुमको कार देंगे। लो उसको कार दे दिया। बोलो समझ में आया? और वो कार जो उसको दिया अपना खर्चा बना लिया। बोलो बात समझ में आया? कि हम अपना एम्प्लॉई को कार प्रोवाइड किए तो उसका अपना खर्चा बना लिया, और जब खर्चा बना लिया तो इसका इनकम क्या हो गया? कम। तो इसको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? यानी इंप्लॉई सोच रहा है मेरा फायदा हो गया, हमको कार प्रोवाइड कर दिया, वो तो खुशी से नाचने लगा, लेकिन इंप्लॉयर भी अपने फायदे के लिए वो काम किया है। बोलो बात समझ में आया? तो इंप्लॉयर का भी फायदा होता है, यहां पे दोनों का फायदा होता है। बोलो क्लियर चीज? तो बोलता है अगर LIC प्रीमियम पेड कर रहा है आपका इंप्लॉयर फॉर द इंप्लॉई तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? फुल्ली टैक्सेबल, पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा आपको। और अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बाय इंप्लॉयर अदर देन LIC को छोड़ के दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम अगर करवा के रखा है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर उसके लिए करवा के रखा है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? यानी सिर्फ LIC प्रीमियम वाला ही आपका टैक्सेबल होगा, उसके अलावा अगर अदर प्रीमियम रहेगा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा, ये सब चीज, तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर आपका नहीं लगेगा टैक्स। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? नेक्स्ट, अगर बोलता है कोई टेलीफोन बिल रहेगा, कौन सा बिल? टेलीफोन। लो बतियाते रहो, जिससे बात करना है 24 घंटा बात करते रहो, जितना बात करना है। मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल, टी एंड स्नैक्स, जितना चाय पीना है दिन भर में, जितना बिस्किट खाना है, सब खाते पीते रहो, फुल्ली एग्जेम्प्ट। 1 रुपया का भी टैक्स नहीं लगेगा तुम्हारा, 1 रुपया का भी टैक्स नहीं लगेगा तुम्हारा। बोलो बात समझ में आया? यानी जितना भी मोबाइल बिल होगा हम भरेंगे, जितना भी टेलीफोन बिल होगा हम भरेंगे, तुम बतियाओ। बोलो समझ में आया? तो तुम बात करते रहो, लेकिन ऐसा भी तुम पर्सनली भी बात कर सकते हो, ऑफिशियली भी बात कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको मोबाइल फोन दे दिया गया है, तुमको दे दिया गया है अगर सिम चालू करके, इसका मतलब तुम खाली उसी के साथ लगे रहोगे फोन पे। आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये है कि तुम ऑफिस का काम भी उससे करोगे। क्लियर है चीज? नहीं तो खाली उसी से लगे रहोगे तो तुम तो उड़ा दोगे सारा मेरा बिल यहां से। क्लियर है चीज? तो बोलता है टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, टी स्नैक्स जो भी होगा सारा का सारा क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। बोलो क्लियर है? आगे कभी कभी देखते होगी कि कंपनी आपको लैपटॉप कंप्यूटर भी प्रोवाइड करता है कि नहीं, कि आप इसमें काम करना, घर जाके यहाँ पे काम करते ही हो, घर जाके भी कुछ काम अगर अधूरा रहेगा तो वो भी काम कर सकते हो, उसमें डेटा आपको स्टोर करके रखना है। तो बोलता है अगर लैपटॉप कंप्यूटर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा टू यूज, क्या यूज करने के लिए, ही नहीं कि अपने रख लोगे, आज लैपटॉप दिए कल से नौकरी पे आना बंद कर दोगे समझ में आया, और लैपटॉप तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब आप काम छोड़ोगे आपको लैपटॉप को वापस करना पड़ता है। समझ में आया? आपको कंपनी को देना पड़ेगा वापस। तो बोलता है कंप्यूटर लैपटॉप प्रोवाइड अगर कर रहा है एम्प्लॉयर यूज करने के लिए, ऑफिस के लिए और एट होम, घर में भी यूज कर सकते हो, ऑफिस में भी यूज कर सकते हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या होता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर यूज करने के लिए दिया है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। बोलो बात समझ में आया? लेकिन अगर वो तुमको गिफ्ट के तौर पे दिया है, किसके तौर पे? गिफ्ट के तौर पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखो यहां पे इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। देखो कि अगर कोई गिफ्ट अगर आपको दिया जाता है या प्रेजेंट्स इन काइंड, काइंड मतलब पैसा में नहीं, पैसा को छोड़ के अगर कोई चीज और गिफ्ट दिया जाता है, जैसे कंप्यूटर गिफ्ट कर दिया आपको, क्या कर दिए? कंप्यूटर आपको, लैपटॉप गिफ्ट कर दिया आपको, तो अगर गिफ्ट कर देता है तो वहां पे जितना भी अमाउंट उसका होगा 5000 रुपया तक एग्जेम्प्ट होता है। कितना रुपया तक?
जैसे अगर मान लेते हैं लैपटॉप का कॉस्टिंग था 25,000 रुपया, 25,000 रुपया का लैपटॉप था, तो बोलता है 5,000 रुपया उसमें माइनस कर दो, क्योंकि 25,000 का सामान तुमको दिया गया तो 25,000 का फायदा हो गया तुमको, तो 25,000 का फायदा हो गया तो 25,000 तुम्हारा टैक्सेबल हो जाना चाहिए। बोला उतना का टैक्सेबल, मर जाएंगे यहीं पे, एक काम करो थोड़ा सा डिस्काउंट दो। बोला लो 5,000 रुपया तक डिस्काउंट है। कितना रुपया तक? 5,000 तक आपको डिस्काउंट है। तो कभी भी क्वेश्चन में गिफ्ट या प्रेजेंट्स वाला दिख जाए तो समझ जाना वहां पे कितना रुपया तक आपको एग्जाम्पशन मिलता है, 5,000 रुपया तक एग्जाम्पशन मिलता है। बोलो बात समझ में आया। नेक्स्ट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट इन ओन हॉस्पिटल, अगर तुम्हारा इंप्लॉयर, सुनना ध्यान से, इंप्लॉयर का कंपनी का अपना एक हॉस्पिटल है, अपना एक हॉस्पिटल है, तुम्हारा अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है उसका अपना हॉस्पिटल में, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या तो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में। स्पेसिफाइड हॉस्पिटल बोलने का मतलब कुछ कुछ स्पेशल डिजीज का स्पेशल हॉस्पिटल होता है कि नहीं होता है? जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गया, होता है ना, जैसे जिसका ब्रेन अगर खराब हो गया तो ब्रेन का हो गया, बोला है ना। तो मतलब स्पेशल डिजीज का स्पेशल हमारे पास हॉस्पिटल होता है। तो अगर उस तरह का बीमारी का अगर हॉस्पिटल में अगर तुम्हारा इलाज होता है तो वैसे केस में फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फुल्ली एग्जेम्प्ट। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो अगर ओन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में अगर आपका ट्रीटमेंट चलता है तो वहां पे फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो बताओ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट चलेगा तो क्या वहां पे फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा? नहीं। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मेडिकल ट्रीटमेंट अदर देन इन अबव पॉइंट, यानी ये सारा ओन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये सब छोड़ के अगर कोई और जगह नर्सिंग होम में अगर करवा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा रहे हैं, मेडिकल चैम्बर में चले गए और वहां पे जाके करवा रहे ट्रीटमेंट, ऐसे केस में 15,000 रुपया तक आपका एग्जेम्प्ट है। कितना रुपया तक? 15,000 रुपया। ये सब फिक्स है आपका अमाउंट, ध्यान रखना। 15,000 रुपया तक आपका पर एनम जो होता है वो एग्जेम्प्ट है। तो बताओ अगर तुम्हारा बोलता है क्वेश्चन में, पॉइंट में आ जाता है, जैसे ये सब अब पढ़ लिए ना, अब तुम यहां पे बड़ा क्वेश्चन में एक बार ले चलते हैं तुमको, एक बार बड़ा क्वेश्चन में ले चलते हैं, ठीक है। यहां पे देखो बोला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। अभी एलआईसी वाला बात किए थे ना कि अगर प्रीमियम तुम्हारा एलआईसी का कौन भर रहा है? एम्प्लॉयर। बताओ कितना रुपया भर रहा है? 4,000 रुपया। तो बोलता है अगर एलआईसी प्रीमियम पेड करता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल। तो ये पूरा 4,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर चीज। और दूसरा क्वेश्चन में लेके चलते हैं तुम्हारे पास। जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर कितना कर रहा है? 2,400 रुपया कर रहा है। फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। तो इस तरह का चीज अगर तुमको मिलता है, कहीं पे मेडिकल वाला भी मिलेगा, वो भी दिखा देते हैं तुमको, मेडिकल वाला भी कहीं मिल जाओ। अच्छा देखो यहाँ पे इस सब चीज दिखा देते हैं जो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। बताओ द एम्प्लॉयर हैज गिवन श्री कार अ 2000 सीसी का कार, बोथ ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पस के लिए। बताओ, और सारा खर्चा जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। बताओ गाड़ी दिया है तुमको 2000 सीसी का और खर्चा भी कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर। बताओ 1600 सीसी से ज्यादा होता है तो कितना होता है? 2,400 पर मंथ होता है तो 2,400 पर मंथ करके होगा। फिर बोला है अ सर्वेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर हिम, उसको सर्वेंट प्रोवाइड किया गया है और सैलरी जो दे रहा है सर्वेंट को कितना दे रहा है? 150 रुपया करके। तो बताइए टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? टैक्सेबल। पहला पॉइंट तो यही था कि वॉचमैन, गार्डनर ये सब अगर देता है, प्रोवाइड करता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो देख रहे हो वहां पे वो सब जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, कोई भी पॉइंट तुमको बड़ा सा क्वेश्चन में दिख जाएगा और वहां पे वो सब चीज तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज? तो ये सब क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का है वो किस तरह से सॉल्व करेंगे सो बाद में सीखेंगे हम लोग, लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे कैसे कर रहे सो? अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट ओन हॉस्पिटल में, मतलब अगर कंपनी अपना हॉस्पिटल में करवा रहा है या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहा है या कोई स्पेसिफाइड डिजीज हो गया है तुमको जिसके वजह से उसका, अगर तुम्हारा मान लेते हैं एक कोरोना हो चुका है तुमको और कोरोना के लिए स्पेशल अगर हॉस्पिटल बनाया गया, कोरोना का हॉस्पिटल, तो वहां पे तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा और वैसे जगह में अगर होगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, यानी कितना भी खर्चा हो जाएगा तुम्हारे पीछे 1 रुपया भी तुम्हारा टैक्सेबल नहीं होगा, सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब हॉस्पिटल को छोड़ के अगर दूसरा जगह में आपका ट्रीटमेंट होता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल तो नहीं होगा, लेकिन 15,000 रुपये तक आपको एग्जेम्प्ट मिलता है, यानी 15,000 तक माइनस करके उसके ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे अगर 20,000 रुपये का खर्चा हो चुका है तो 20,000 में 15,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 5,000। 5,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? और कोई भी गिफ्ट वाला में बताया कि 5,000 रुपये तक आपको माइनस करने मिलता है, और अगर प्रोफेशनल टैक्स पेड करता है एम्प्लॉयर तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। यानी अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स का भी पेमेंट कौन करता है? एम्प्लॉयर, तो ये क्या हो जाता है? फुल्ली टैक्सेबल। क्या क्या एक एक करके पॉइंट पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है, याद रखना है मतलब याद ही रखना है, ध्यान रहे।
ये सब भूलना नहीं, ये सब चीज़। और कितना सारा हम लोग टॉपिक हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, सैलरी में खाली रूल्स एंड रेगुलेशंस ही है हमारे पास, बहुत सारा पॉइंट आपको मिलेगा, बहुत सारा अमाउंट मिलेगा, बहुत सारा मैक्सिमम लिमिट मिलेगा, ये सब चीज़ तुमको याद रखने वाला चीज़ होता है, समझे? तो ये सब चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट। बताएंगे बाद में, उसके लिए प्रोफेशनल टैक्स का अलग डिडक्शन ही होता है, वहां पे समझाएंगे। तो देखते हो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब लोन आपको प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट उस पर लेगा ही नहीं, या तो लोन एट अ कंसेशनल रेट मतलब कम रेट पे आपको लोन दिया जाएगा। मतलब क्या पता है, आपका एम्प्लॉयर जो है ना वो आपको लोन भी देता है, आपका एम्प्लॉयर जो आपको क्या करता है, लोन। आप लोन बाहर से लेने जाओगे, लो कितना का लोगे लोन, 5 लाख रुपए का। अगर तुम बाहर से लोन लोगे ना आपको देगा 12% करके, लेकिन अगर तुम हमसे लोन लोगे ना हम तुमको 8% करके देंगे। आ रहा है समझ में? मतलब हम आपसे सिर्फ 8% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और तुमको बाहर वाले से लोगे तो 12% का लोन इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसीलिए अगर हम इंटरेस्ट फ्री मतलब हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, या तो कंसेशनल रेट मतलब कम रेट पे अगर हम इंटरेस्ट तुमको लोन देंगे, तो वैसे केस में क्या होता है, तो बोलता है इफ लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹20,000 देन इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अगर आपको लोन जो दिया जा रहा है वो अगर 20,000 रुपया को एक्सीड नहीं करेगा, यानी 20,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है, तो बोलता है 20,000 रुपया कोई मतलब का होता है, ये लोन होता है कोई, चलो इस पर कुछ भी आपका टैक्स नहीं लगता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर लोन का अमाउंट 20,000 रुपये एक्सीड कर जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला ध्यान से समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसबीआई, एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी और बैंक का नहीं लेता है, कौन सा बैंक का लेता है, एसबीआई का। तो बोलता है एसबीआई का रेट इज मोर देन लोकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोकल रेट देखा जाएगा, यानी तुम कितना चार्ज कर रहे हो। एम्प्लॉयर अगर चार्ज कर रहा है 8%, अगर एसबीआई का रेट है 12%, तो बता एसबीआई का रेट ज्यादा है कि नहीं है? तो बोलता है अगर एसबीआई का रेट ज्यादा होगा लोकल रेट से, देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी टैक्सेबल एज लोन का अमाउंट इनटू दोनों रेट का डिफरेंस, यानी एसबीआई माइनस लोकल रेट का डिफरेंस का परसेंटेज इनटू इंटरेस्ट पीरियड। यानी अगर तुम्हारा लोन दिया गया 4 महीना पहले, तो हम लोग तो मार्च में बंद कर देते हैं ना, तो 4 महीना पहले अगर लोन लिया गया था तो 4 महीना का इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट करेंगे। तो बोलेंगे, अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल देके बताते हैं, यहां पे सुनो, जैसे एसबीआई का रेट कितना है 12%, एसबीआई का रेट 12%, लोकल रेट 8%, लोकल रेट कितना 8%। तो बताओ एसबीआई का रेट ज्यादा है कि नहीं है, इज मोर देन लोकल रेट है कि नहीं है? तो वैसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बोलेगा लोन का अमाउंट, मान लेते हैं 50,000 रुपये का लोन है, 20,000 से ज्यादा है कि नहीं है, 20,000 से ज्यादा है कि नहीं है, तो हाँ चार्ज करेंगे। 50,000 के ऊपर एसबीआई का रेट और लोकल रेट का डिफरेंस बताओ, 12% और 8% का रेट का डिफरेंस, और इनटू 4 महीना पहले हम लोन लिए थे तो 4 महीना का निकालना पड़ेगा, 4/12 कर देंगे। बोलो बात समझ में आया? और ये कैलकुलेशन करके जितना भी अमाउंट हमारे पास निकलेगा उतना ही का टैक्सेबल होगा, उतना ही का टैक्सेबल होगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वही लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी टैक्सेबल, उतना ही का टैक्सेबल होगा ये कैलकुलेशन करने के बाद। लेकिन अगर आपका लोकल रेट ज्यादा है और एसबीआई का रेट कम है, यानी अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा का लोन दिए हो लेकिन इंटरेस्ट ऑफ एसबीआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एसबीआई इज लेस देन लोकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उल्टा, यानी अगर एसबीआई का रेट चल रहा है 8% और वो तुमसे चार्ज कर रहा है 12%, कितना चार्ज कर रहा है 12%, तो देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी टैक्सेबल, लोन का अमाउंट इंटू एसबीआई का रेट इंटू इंटरेस्ट पीरियड। आया समझ में? यहां पे लोकल रेट से कोई मतलब आपको नहीं है। एसबीआई का रेट कितना है 8%, यानी 50,000 के ऊपर 8% 4 महीना का तुमको निकाल देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? तो ये हमारे पास सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किस तरह से क्या क्या समझाया जा रहा है। सो हम फिर से रिपीट करते हैं, इसके बाद कुछ है क्या, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। चलो यहां पे देखते हैं क्या क्या बताया गया ये अदर परक्विजिट्स वाला का। तो अदर परक्विजिट्स में हमारे पास ये सारा जो एक एक करके पॉइंट है ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर, सर्वेंट ये सब प्रोवाइड करता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी ये सब प्रोवाइड करता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर एलआईसी प्रीमियम पेड करता है वो तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर एलआईसी छोड़ के कुछ और पेमेंट करता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। आया समझ में? अगर वो हमारे लिए टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल अगर ये सब पेमेंट करता है तो बोलता है कि फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है आपका। अगर हमको लैपटॉप या कंप्यूटर प्रोवाइड करता है यूज करने के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवा रहा है, वो भी अपना हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर
ये सब जगह में ना करवा के किसी और जगह में करवा रहा है, प्राइवेट में करवा रहा है, तो वहां पे आपका 15,000 रुपया तक एग्जेम्प्ट है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है वो काइंड के रूप में, पैसा के रूप में नहीं दे सकता है, वो पैसा के रूप में देगा फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर काइंड में दे रहा है मतलब पैसा की जगह आपको सामान दे रहा है, बोलो समझ में आया। तो अगर सामान दे दिया गया है तो अगर जो सामान देता है उसमें 5,000 रुपए तक आपको एग्जेम्प्ट है। जैसे आपको एक कार दे दिया, वो गिफ्ट में क्या दे दिया, कार, बोला गिफ्ट दे रहे हैं तुमको कार। अरे होता है, बड़ा बड़ा स्टार लोग तो शादी में कार दे देता है, बोलो है ना, एक तो बंगला ही दे देता है, लो ये बंगला तुम्हारा हो गया। तो इसका मतलब अगर ये सब चीज देता है तो बोलता है 5,000 रुपये ही एग्जेम्प्ट रहेगा। कितना रहेगा, 5,000। अब सोचो एक तो कार दे दिया, 20 लाख रुपए का कार दिया अगर मान लेते हैं, तो 5,000 रुपया माइनस कर देंगे, बाकी तो टैक्सेबल होगा। अब जिसके पास 20 लाख रुपए का कार गया उसके लिए 5,000 रुपया माइनस करके उसको क्या फायदा हो जाएगा, बोलो समझ रहे हो। बट प्रैक्टिकल हम लोग को उतना नहीं सोचना है, हम लोग को थ्योरेटिकल सोचना है कि हम लोग का जो रूल्स है रूल्स के हिसाब से चलना है। तो बोलता है अगर कोई गिफ्ट आपको दिया जाता है तो 5,000 रुपए तक आपका एग्जेम्प्ट होता है। बोलो बात समझ में आया। अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स पेड करता है एम्प्लॉयर तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। क्लियर चीज। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट फ्री लोन या लोन एट कंसेशनल रेट रहता है तो 20,000 रुपए तक अगर लोन का अमाउंट है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, लेकिन उसको एक्सीड कर गया है और एसबीआई का रेट अगर ज्यादा है तो डिफरेंस लिखेंगे और एसबीआई का रेट अगर कम है तो एसबीआई का रेट लिखेंगे। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। तो यही सब टॉपिक आपका परक्यूजिट्स का था। परक्यूजिट्स आपका होता है खत्म। परक्यूजिट्स में 3 टॉपिक पढ़े, पहला पढ़े थे आरएफए, दूसरा पढ़े मोटर कार, तीसरा पढ़े आपका अदर परक्यूजिट्स। बोलो बात समझ में आया। और ये सब आपका होता है खत्म। क्लियर चीज। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा ये सब टॉपिक खत्म हो जाएगा। समझ में आया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग 15 मार्क्स वाला बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहां तक। दैट्स ऑल फॉर टुडे।